नेक्स्ट टेस्ट योर नॉलेज से हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम टेस्ट योर नॉलेज ये तीनों सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके सारा क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बस हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है, हम वहाँ पर अच्छे से ध्यान देके करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑन 31 मार्च 2002 ब्लू हेवंस लिमिटेड एक्वायर्ड 100%, 100% मतलब समझते हो ना, होली ओन सब्सिडरी, यानी पूरा का पूरा 100% शेयर्स एक्वायर कर लिया है। कितना पेमेंट करके? 6000 लाख ऐसे कंसीडरेशन आपने दिया। एंड इट कंट्रोल, ऑब्वियसली 100% एक्वायर कर ले तो कंट्रोल तो आपके हाथ में ही। नेक्स्ट, द एक्विजिशन डेट स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ब्लू हेवंस लिमिटेड एंड ऑरेंज कंट्री लिमिटेड एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज ऑन ऑरेंज कंट्री लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वेयर दिया हुआ है। और मेरा बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले समझ लो सॉल्व करने से पहले। मान लो मैं एक कंपनी हूं, मैंने किसी कंपनी को एक्वायर किया, तो यानी मैं क्या एलिजिबल हूं? क्या एलिजिबल? क्या मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा? रीजन मेरा सब्सिडरी कंपनी है, तो यानी अपार्ट फ्रॉम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं क्या बनाऊंगा? कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा। और हमें पता है डेट ऑफ एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, जो सब्सिडरी कंपनी को हमने एक्वायर किया है उन सब का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम कैरिंग अमाउंट पे नहीं, हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। यानी जो हम अपने बैलेंस शीट में पुल करके लाएंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, हम सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू में लेके आएंगे। सब्सिक्वेंटली बाद में हम प्रोपोर्शनेट मतलब सब्सिक्वेंटली बाद में हमें फेयर वैल्यू में मेजर करने की जरूरत नहीं है। जो भी उनका प्रोपोर्शनेट वैल्यू रहेगा, डेप्रिसिएशन वगैरह होने के बाद एमोटाइज वैल्यू रहेगा, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब इनिशियली डेट ऑफ एक्विजिशन में आप क्या करोगे, एक्वायरी का सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आप क्या करोगे? फेयर वैल्यू में पुल करके लेके आओगे। ये आपको ध्यान पे रखना। यानी आप कहोगे कि क्या मुझे अपना बैलेंस शीट को भी फेयर वैल्यू में मेजर करना? नहीं, मेरा पेरेंट का अपना बैलेंस शीट तो कैरिंग अमाउंट पे ही रहेगा, लेकिन सब्सिडरी कंपनी का ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को लेके आना होता है फेयर वैल्यू में। अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो बुक वैल्यू है, जो कैरिंग अमाउंट है, वही फेयर वैल्यू ये एज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ब्लू हेवंस जो कि पेरेंट कंपनी है ना, और ऑरेंज कंट्री लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी। ऑरेंज कंट्री लिमिटेड में आप देख सकते हो कैरिंग अमाउंट भी दिया हुआ है और फेयर वैल्यू भी दिया हुआ है। बताओ कौन सा ले, कैरिंग अमाउंट ले कि फेयर वैल्यू ले? आप बताओ। ऑब्वियसली फेयर वैल्यू, रीजन एक्विजिशन डेट पे हमें क्या लेना है? फेयर वैल्यू पे मेजर करना सारा, तो ये हमारे लिए काम का हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हो बैलेंस शीट दिया हुआ पूरा एंटायरली। पेरेंट का ध्यान रहे हमेशा कैरिंग अमाउंट ही लेते हैं, पेरेंट का मेजर नहीं करोगे फेयर वैल्यू पे। अब यहाँ पर हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है और हमें कहा दिया क्या? कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2002 का। एंड आपने एक्वायर भी कब किया? 31 मार्च 2002 का ही 31 मार्च 2002 को ही आपने एक्वायर किया। यानी आप पूछोगे कि यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड नहीं है, मैं कहूंगा नहीं है। रीजन 31 मार्च 2002 जो है ना, ये आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है और 31 मार्च 2002 ही डेट ऑफ कंसोलिडेशन है, जो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। यानी इस साल अभी करंट जो हम बनाएंगे इसमें हमारा नहीं आने वाला क्या? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। हाँ, जब 31 मार्च 2003 का एंड सो उनका बनाएंगे तब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड दोनों रहेगा, पर फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ प्री एक्विजिशन पीरियड ही है यहाँ पर। यानी यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट्स सारे क्या होंगे? प्री प्रॉफिट्स होंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया था पहले, एक चेन होल्डिंग के क्वेश्चन हमने किए थे जहां पर मैंने समझाया था, राम लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, वहां पर भी मैंने समझाया था आपको कि हम क्या करते थे कि जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सारा रहता है उसको हम इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं, कैपिटल रिजर्व के साथ एडजस्ट करते हैं। और हमारा बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या था? पहले अपना पेरेंट का बैलेंस शीट को एज इट इज उतार लेंगे और सब्सिडरी का भी सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू में उतार लेंगे। और ये चीज का ध्यान रखेंगे कि सब्सिडरी का शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को हम नहीं लिखते हैं, उसको हम कैपिटल रिजर्व सीआर, एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे, रिटेन अर्निंग पे हम बांटते हैं। और इन्वेस्टमेंट को भी सीआर के साथ हम एडजस्ट करते हैं, है ना, कैपिटल रिजर्व के साथ इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट आपका है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं मेजर। तो यहां पर हम सिंपल तरीके से इस बैलेंस शीट को फटाफट बना लेंगे। तो चलिए हम स्ट्रेट अवे मूव करते हैं बैलेंस शीट बनाने पर। क्वेश्चन नंबर 3, कौनसो बैलेंस शीट कब का बना रहे? 31 मार्च 2002 का बना रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एसेट्स, पहले लिख देता हूँ एंड नीचे लिख दूंगा मैं क्या? इक्विटी।
एंड लाइबिलिटी। चलो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट का बैलेंस शीट को एज इट इज उतार लेंगे। तो अब देख सकते हो एसेट्स कितने का, 7,000 का है, बिल्डिंग एंड अदर पीपी। मैं बता दूं इन्वेस्टमेंट को हम फिलहाल नहीं लेते। हम क्या क्या नहीं लेते, इन्वेस्टमेंट को एक बार कंसीडर नहीं करते हैं, एंड उसके अलावा सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी हम नहीं लेते। इसके अलावा पूरा बैलेंस शीट क्या हम उतार सकते हैं, यस हम उतार सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिल्डिंग एंड पीपी कितने का है, 7,000। हमने ब्रैकेट में 7,000 लिख लिया। फिर इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स कैश है ना करंट एसेट्स में, ये सारी भी हम पेरेंट की लिख लेंगे, 700 300 1500। आप देख सकते हो मैं सारे कैरिंग अमाउंट पे मेजर कर रहा हूँ, रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ही लिया जाएगा पेरेंट का हमेशा। एंड इक्विटी लाइबिलिटीज भी हम पेरेंट का तो हमेशा लेंगे ही, उसका बंटवारा मत कर देना। पेरेंट में कोई होल्डिंग नहीं है किसी का, पेरेंट का एज इट इज जाएगा, शेयर कैपिटल अदर इक्विटी वगैरह सब कुछ। यहाँ पर शेयर कैपिटल आप देख सकते हो, अदर इक्विटी, शेयर कैपिटल है 5,000, अदर इक्विटी 10,200, ये हमने ले लिया। एंड ट्रेड पेबल्स हमने ले लिया 300 का। चलो थोड़ा नीचे रख देता हूँ, 300 का ट्रेड पेबल्स ले लिया। यानी आप देख सकते हो मैंने बैलेंस शीट एज इट इज क्या किया, उतार लिया है ना पेरेंट का। सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया, बाकी सारा मैंने एज इट इज उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उतारेंगे सब्सिडरी का बैलेंस शीट को। तो सब्सिडरी का बताओ, बिल्डिंग एंड अदर पीपी में ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ, फेयर वैल्यू लूँ कि कैरिंग अमाउंट लूँ? ऑब्वियसली व्हाट बोलो ना, क्या फेयर वैल्यू, क्योंकि कैरिंग अमाउंट नहीं आएगा। रीजन हम एक्विजिशन डेट पे हमेशा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को पुल करके लाते हैं एट फेयर वैल्यू, फर्दर लाने की जरूरत नहीं है। फर्दर आपका उसी फेयर वैल्यू में एमोटाइजेशन वगैरह जो होना होता रहेगा, यानी इसी पे जो आप एमोटाइजेशन वगैरह जो भी करोगे करोगे, इसका कोई रूल नहीं है। आपके लिए आगे 3300 ही रहेगा, क्योंकि आप कभी भी किसी से कुछ गुड्स खरीदते हो, आपको मतलब नहीं होता उसने क्या अमाउंट पे रिकॉग्नाइज किया, आप देखो कि इसका फेयर वैल्यू क्या, वही आपके लिए कॉस्टिंग होता है जनरली। इसलिए हम हमेशा फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, किसी ने एक लैपटॉप खरीदा था 50,000 रुपीज में, दूसरे बंदे ने, उसने उस पर डेप्रिसिएशन लगा के रखा 10,000 रुपीज, तो उसका भी कैरिंग अमाउंट दिख रहा है 40,000 का। बट जरूरी तो नहीं कि उसका फेयर वैल्यू आज 40,000 होगा, और जरूरी तो नहीं कि उसका कैरिंग अमाउंट ही मैं दे के पेमेंट करूंगा मैं उसे। मैं देखूंगा कि उसका मार्केट वर्थ क्या है, मुझे लग रहा है कि इसका मार्केट वैल्यू 30,000 है, तो मैं शायद 30,000 ही उसे पे करूंगा। इसलिए मुझे 40,000 वो कैरिंग अमाउंट उसके लिए, मेरे लिए नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियली मैं रिकॉग्नाइज करूंगा एट व्हाट, एट फेयर वैल्यू। क्लियर, इसलिए हम क्या करते हैं 3300 लेते हैं। हमेशा ये चीज का ध्यान रखना आपको। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम इंड 16 पढ़ते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जब आपका कैश कंसीडरेशन नहीं होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हमेशा फेयर वैल्यू पे ही तो मेजर करते हैं। और वैसे ही यहां पर तुम लमसम पेमेंट कर रहे हैं, तुम इनिशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि इंडिविजुअल एसेट्स के लिए हम क्या पेमेंट दे रहे हैं, इसलिए हम हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। 3300 हम नोट करेंगे कहां पर, ये 3300 लिया जाए। इसको मैं अलग पेन से लिखता हूं, अलग इंक से लिखता हूँ। 3300 मैंने यहाँ पर रखा, और उसके बाद इन्वेंट्री से ये भी 600 आपका फेयर वैल्यू आएगा, ये तो सेम ही है, ये भी सेम ही है, यानी फेयर वैल्यू पे लेंगे 600 250 700। 700 हमने ये रखा सारा। तो देखो हमने सारा एसेट्स हमने फेयर वैल्यू में ले लिया। एंड ट्रेड पेबल्स कितना, 150 का, ट्रेड पेबल्स भी 150 का आ जाएगा। तो अभी हमें ये देखना है कि हमने नेट एसेट्स कितने का एक्वायर किया, है ना। 3300 का बिल्डिंग इन्वेंट्रीज टी आर कैश मिला के कितना हो रहा है, 3300 3900 4600 4850 हो रहा है। मैं एक बार यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, 4850 का आपने क्या लिया है, एसेट्स लिया है। और इसके अलावा आपने लाइब्रेरी कितने का लिया, 150 का, यानी कितना हो रहा है 4700 हो रहा है। यानी देखा जाए तो नेट एसेट्स मेरा आ रहा है 4700 का, और बदले में मैंने पेमेंट कितना किया है, मैंने पेमेंट किया 6000 का। यानी आप ये कर सकते हो यहाँ पर, जैसे हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में बना चुके हैं, हम सीआर दिखाते हैं, एनसीआई दिखाते हैं, और रिटेन अर्निंग दिखाते हैं। जबकि पोस्ट तो है नहीं, तो ये नील रहेगा, पूरा का पूरा प्री तो है, आपका पोस्ट है ही नहीं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम सीआर दिखाएंगे तो हम फेयर वैल्यू में मेजर करें, तो जितना फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स होगा उतना ही तो शेयर होल्डर फंड होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा आया था 4850 नेट, यही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सीआर में चला जाएगा, क्योंकि एंटायरली व्हाट, प्री है, एंटायरली प्री है। और ये क्या है,
ये क्या है, नेट एसेट्स फेयर वैल्यू। और मैं आपको याद दिला दूं, जब हमने बेसिक क्वेश्चन किया तो वहां पर मैंने क्या किया था, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितना हमने मिला और हमने बदले में कंसीडरेशन कितना दिया, जो डिफरेंस आता था वो कैपिटल रिजर्व या गुडविल होता था। मतलब हम ये चेक करते थे कितने का नेट एसेट्स हमने लिया और कितना पेमेंट किया, जो डिफरेंस अगर एक्सेस दिया तो गुडविल, अगर कम दिया तो गेन ऑन बार्गेन परचेस। तो यहां पर आप देख सकते हो 4850 का नेट एसेट्स आपके हाथ में आया और आपने पेमेंट कितना किया, 6000 किया आपने पेमेंट, 6000 आपने कंसीडरेशन दिया, है ना। तो डिफरेंस कितना आएगा, सॉरी 4850 नहीं था, ये 4700 था, क्योंकि लाइबिलिटी लेस करने के बाद ये था ना 4700, गलती से लिख दिया था मैंने। 4700 आपका नेट एसेट्स एक्वायर हुआ, यानी ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 4700 का मुझे मिला, एंड बदले में मुझे मैंने कितना दिया, 6000 कंसिडरेशन दिया। दैट मीन्स मैंने एक्सेस कितना दिया, 1300, ये आपका एक्सेस है और इसी को क्या कहा जाएगा, गुडविल। यानी आप देख सकते हो कि यहां पर मेरा ऑलरेडी 47 रेट का नेट एसेट्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, 47 रेट का नेट एसेट्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा 47 रेट का नेट एसेट्स रिफ्लेक्ट कर रहा है और मैंने एक फिगर नहीं लिया था 6000 वाला, मैंने लिया ही नहीं था। यानी एक तो 47 रेट का नेट एसेट्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऊपर से इन्वेस्टमेंट था 6000 का, क्या हुआ, इन अल्टीमेटली इसको नेट ऑफ करके क्या करेंगे, डिफरेंस डाल देंगे। कितना डाल देंगे, 1300 का डिफरेंस डाल देंगे, हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाए। और 1300 हमारा क्या आना चाहिए, गुडविल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुडविल कितना आएगा, 1300 का आपका गुडविल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो 47 रेट का नेट एसेट्स डाला और 1300 को गुडविल डाला, तो टोटल कितने का डाल दिया, 6000 का डाल दिया। और वो जो 6000 का हमने इन्वेस्टमेंट नहीं डाला था ना, उसका कॉरिस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज है, अल्टीमेटली हो गया। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया हमने। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले अपना पेरेंट का बैलेंस शीट पूरा उतार लिया, इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिया, फिर सब्सिडरी के सारे एसेट्स सारे लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू में डाल दिया। हमने ये चेक किया कि फेयर वैल्यू नेट एसेट्स कितना आया, हमें पता चला 4700 आया, और हमने बदले में पेमेंट कितना दिया, बदले में हमने पेमेंट दिया 6000 रुपीज का। यानी डेफिनेटली अगर 6000 का इन्वेस्टमेंट था आपका, यानी 47 रेट का ही आपके पास नेट एसेट्स आया, तो 6000 जो हमने पहले नहीं डाला था उसके बदले 47 रेट का एसेट्स डाल दिया और 1300 का क्या डाल दिया, गुडविल। और गुडविल आपका आ चुका 1300 का, यानी अल्टीमेटली हमारा अभी हम क्लोज कर सकते हैं। कितना दिखा यहाँ पर, 10,300, ये 1300 आएगा, ये आएगा 1300, और फिर ये आएगा 550, ये आएगा 2200। हम टोटल भी कर लेते हैं, 11,600, 12,900, 15,100, 15,650 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम क्लोज करते, ये आएगा 5000, ये आएगा 10,200, ये आएगा 450, यहाँ पर 15,650 आ रहा है। अल्टीमेटली हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो डेट मीन्स ऑल टुगेदर हमने बैलेंस शीट को मैच कर लिया, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने क्या किया, फाइनल टच देता हूँ ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप ओरली से रिवाइज कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि पेरेंट का अपना बैलेंस शीट पूरा बन जाना चाहिए एज इट इज, सिवाय इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को छोड़ के। सब्सिडरी का भी सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम फेयर वैल्यू में डाल देंगे। हमेशा अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है, जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने किया था, वहां पर फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं था, तो हमने कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू मान लिया था। तो अगर फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं है, आप कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू मान लोगे। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स सारा हम डाल देंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लेकिन ध्यान रहे सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और सब्सिडरी का अदर इक्विटी आप नहीं डालोगे, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट बंटवारा वगैरह होता है। हालांकि ये पूरा प्री एक्विजिशन पीरियड था, तो पोस्ट में तो कुछ था ही नहीं, और 100% एक्विजिशन था, इसलिए एनसीआई भी नहीं आया। इसलिए आपने ये देखा कि यहाँ पर एनसीआई भी नहीं लाया, बिकॉज 100% है, बिकॉज होली ओन सब्सिडरी है, इसलिए आपका एनसीआई नहीं आया। और रिटेन एंडिंग क्यों है, बिकॉज नो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है ही नहीं, अगर होता तो ये आता, इसलिए ये दोनों फिगर आए नहीं, सारे के सारे प्री में चले गए। एंड हमने ये देखा कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, 6000 किया, और डिफरेंस 1300 वाट गुडविल हो गया, जो कि हमने गुडविल में डाल दिया, हमारा बैलेंस शीट फाइनली मैच हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डन। नाउ अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते फटाफट। द फैक्ट्स आर द सेम, यानी क्या बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फैक्ट्स दिए हुए थे ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हाउएवर
ब्लू हेवेंस लिमिटेड एक्वायर्स ओनली 75%। अच्छा, इस बार ब्लू हेवेंस ने 100% एक्विजिशन नहीं किया है, 75% एक्विजिशन किया, यानी 25% किसका रहेगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कंट्रोल हमारे हाथ में है पर 25% बाहर वालों का, क्योंकि 51% से ज़्यादा कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया मेजोरिटी स्टेक होने पर। ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स टू विच वोटिंग राइट्स आर अटैच्ड ऑफ ऑरेंज काउंटी लिमिटेड, ब्लू हेवेंस लिमिटेड पेस रुपीज 4500 लैक्स फॉर द शेयर्स। इस बार देखो इसमें क्वेश्चन ने मॉडिफाई किया कि कहा इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है ना, वो आपने 4500 लैक्स का ही इन्वेस्टमेंट किया है। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2002। तो इस बार भी देखो 31 मार्च 2002 को ही आपने एक्वायर किया था, और बैलेंस शीट भी हमें 31 मार्च 2002 का ही बनाना है, यानी नो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, बट एनसीआई आएगा इस बार क्योंकि 75% आपका एक्विजिशन है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है, पिछले क्वेश्चन में आपका इन्वेस्टमेंट जो था वो 6000 का था, आपने 6000 पेमेंट किया था, और इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी 6000 का दिख रहा था, है ना? इन्वेस्टमेंट भी 6000 का दिख रहा था, आपने 6000 का पेमेंट किया था। लेकिन अब क्वेश्चन ने थोड़ा मॉडिफाई किया, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या किया कि आपने पेमेंट 4500 ही किया है और हमने 75% एक्विजिशन किया। तो हम क्या करेंगे, हम इसी बैलेंस शीट को लेंगे, इसी बैलेंस शीट को लेंगे, लेकिन अब हमारा इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने कहा कि मॉडिफाई करके इन्होंने बताया कि 4500 का ही आपने इन्वेस्टमेंट किया, यानी इंस्टेड ऑफ 6000 का इन्वेस्टमेंट जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है 4500 का। यानी अगर 6000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था तो कैश आपका 1500 था ना, कैश आपका कितना था? 1500 था, यानी 6000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कैश आपका 1500 बचा। लेकिन अगर आप 4500 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो मतलब 1500 का तो कम इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो कैश अब आपका 1500 नहीं रहेगा, कैश आपका अब कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो मैंने क्या किया, इस 6000 को 4500 कर दिया, 6000 को 4500 किया, 1500 से कम किया, और कैश को 1500 की जगह 3000 बढ़ा दिया, डबल इफेक्ट हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का, रिड्यूस बाय 1500, है ना? और वही कैश जो है क्वेश्चन नंबर 4 में इंक्रीज हो गया बाय 1500। ऑब्वियस सा बात, आप पेमेंट कब करोगे तो आपका, अगर कम पेमेंट किया तो आपका ऑब्वियसली कैश आपका ज़्यादा रहेगा। तो अब हम ये ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास कैश जो है वो 3000 है और हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 4500 का है, और सब कुछ सेम है, बस 25% आपका एनसीआई है। उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वापस है, मैं बैलेंस शीट ही बना रहा हूँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 2002। यहाँ पर एसेट्स डालेंगे सबसे पहले, मैं नॉन करंट एसेट्स ये सब नहीं लिख रहा, अगर आपको इच्छा लिखो, आप नहीं लिखोगे तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं एग्जाम में, मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम ही बहुत कम मिलने वाला आपको। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, टाइम सेव करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा एग्जाम में, तभी आप 100 का पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, है ना? तो अभी हम वापस से क्या करेंगे, एज यूजुअल हम पेरेंट का पूरा बैलेंस शीट को उतार लेंगे एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान पे रखना है। और पेरेंट का जब भी हम सारे फिगर्स को उतारेंगे, क्या कैरिंग अमाउंट पे कि फेयर वैल्यू पे? कैरिंग अमाउंट पे, फेयर वैल्यू पे सब्सिडरी का उतारते हैं ना, वो भी एक्विजिशन डेट का ही लेते हैं फेयर वैल्यू। चलिए, बिल्डिंग एंड पीपी, नाम लिख लेता हूँ पहले पहले, इन्वेस्टमेंट तो लिखना नहीं, इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स कैश, इन्वेंट्रीज टीआर कैश, है ना? अब फिगर लिखते हैं 7700 300 700 300 और 3000 लेना है, हाँ ध्यान रहे, 1500 नहीं लेना इस बारी कैश लेना है 3000। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, आप गलती मत कर देना एग्जाम में, इंस्टेड ऑफ 1500 ये 3000 लिया हमने, है ना? इसके बाद इक्विटी वगैरह आएगा, पेरेंट का तो आएगा, सब्सिडरी का नहीं आएगा, पेरेंट का तो आएगा, पेरेंट का तो एज यूजुअली रहेगा पूरा का पूरा बैलेंस शीट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट, 5000 10,000 200 300। ये अदर इक्विटी लिखा है मैंने, और ट्रेड पेबल्स 300, एक कदम नीचे रख देता हूँ। डेट मीन्स मैंने पूरा बैलेंस शीट उतार लिया है पेरेंट का एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, उनका उतारेंगे, ऑरेंज जो सब्सिडरी का ना, सब्सिडरी का किसमें, फेयर वैल्यू या कैरिंग अमाउंट? अब तो पता है क्या, फेयर वैल्यू, है ना? एक्विजिशन डेट ही है, फेयर वैल्यू लेंगे हम उनका।
यानी बिल्डिंग एंड पीपी आएगा 3300, 600 250 700, 600 250 700, और लाइबिलिटी ले लेंगे कितने का, 150 का लाइबिलिटी। तो आप देख सकते हो कि आपका जो नेट एसेट्स एक्वायर हुआ है, नेट एसेट्स एक्वायर्ड हुआ है वो कितना हुआ है, 3300 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 250 प्लस 700 है ना, माइनस 150। क्लियर, नेट एसेट्स कितना आया, 3900 4600 4700 ही आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये नेट एसेट्स एक्वायर जो है ना, इस पे पूरा मेरा हिस्सा नहीं है। ये क्या प्री है, यस ये प्री है। क्यों, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, शेयर होल्डर फंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फेयर वैल्यू जो रहेगा नेट एसेट्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, शेयर होल्डर फंड को, यानी आपका शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। इट रिप्रेजेंट्स शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी ऑफ सब्सिडरी। क्लियर। तो यहां पर देखो 47 रेट का 75% हिस्सा और 25% हिस्सा ये पेरेंट का है ना, क्योंकि पेरेंट ने इस बार 75% ही एक्वायर किया है। 25% हिस्सा किसका है, एनसीआई का है। तो 4700 का 75% कितना होता है, 3525 होता है क्या। और उधर 4700 का 25% कितना होता है, 1175 होता है। 1175 किसका आया, एनसीआई का आया। और पेरेंट का कितना, यानी पेरेंट को इतना हिस्सा मिला है ना, प्रोपोर्शनेट। इस बार हमने एनसीआई को भी क्या लिया, प्रोपोर्शनेट लिया, ध्यान रखिए, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कुछ बताया नहीं, हमने प्रोपोर्शनेट एनसीआई ले लिया। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट ऑफ पेरेंट है इतना, इतना नेट एसेट्स प्रोपोर्शनेट मिला। कंसीडरेशन कितना पे किया, कंसीडरेशन पेड बाय पेरेंट, डेट इज इन्वेस्टमेंट कितना किया, इतना का अधिकार मिला। और पैसा कितना दिया, पैसा दिया हमने 4500 का, यानी एक्सेस आया ना, एक्सेस पेमेंट किया, डेट इज क्या होगा, गुडविल। एक्सेस देते तो गुडविल आता है ना, क्या आएगा 3525 माइनस 4500 975, और एनसीआई तो 1175 रहेगा ही आपका। अदरवाइज आप ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैं पहले आपको कराने सिखाता था ना, जहां पर मैं लिखता था, क्या लिखता था, मैं लिखता था सीआर, मैं लिखता था एनसीआई, मैं लिखता था रिटेन अर्निंग, ये तीन चीज लिखता था। बट ये तो नील होगा, नो पोस्ट पीरियड, क्योंकि सारे प्री पीरियड ये नील होगा। तो यहाँ पर ये जो बंटवारा किया हमने 3525 और ये 1175 है ना, ये तो जो बंटवारा किया है ये आ जाए आपका, अपना वाला 3525 यहाँ आ जाएगा, और एनसीआई वाला 1175 यहाँ आ गया। और इन्वेस्टमेंट को हम एडजस्ट करते थे ना विद सीआर, क्योंकि इतना हमें मिला तो बदले में पैसा कितना दिया, 4500 पैसा दिया, यानी 975 हमारा क्या हो जा रहा है, गुडविल हो जा रहा है। और एनसीए नेगेटिव इसलिए गुडविल हो जा रहा है, पॉजिटिव होता तो गेन ऑन बार्गेन परचेस हो जाता। ये तो 1175 भी रहेगा, यानी ऑल टुगेदर आप देख सकते हो ये दोनों मिला दें तो 975 का आपका गुडविल है, एनसीए 1175 का आपका रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपना बैलेंस शीट बनाया वो बैलेंस शीट के अंदर हमने क्या किया, सारा चीज़ आइटम डाला हुआ ही है, बस क्या डालना बाकी था आपका, 47 रेट आपका था, और साथ में आपने पेमेंट कितना किया था। तो 47 रेट के अंदर आप ये देख सकते हो 47 रेट का नेट एसेट्स है, जिसमें एनसीआई हमारा कितना आ जाएगा, 1175 का एनसीआई आ जाएगा, यानी 47 रेट का नेट एसेट्स डाला तो क्या हुआ, 1175 का एनसीआई भी तो डाल दिया, माइनस 1175 का एनसीआई डाल दिया, तो बच्चा कितना 3525। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने का, 45 रेट का है, यानी बैलेंस जो है वो गुडविल में जाएगा। अदरवाइज आपको जरूरत ही नहीं इतना सोचने का, आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे डाल सकते हो। अब ये बोल सकते हो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये एनसीए मैंने वगैरह क्या डाला, मैंने यहाँ पर देखो, मैंने अल्टीमेटली अभी तक क्या छोड़ा, मैंने 45 मिनट का ये तो छोड़ा है, इन्वेस्टमेंट छोड़ा 45 मिनट का, और जो नेट एसेट्स है वो हमारा, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हम फेयर वैल्यू में ले रहे हैं, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने का, 47 रेट का है। देखो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है
47 रेट का जो शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है, इसको मान लो छोड़ा हुआ है ना, और माइनस हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे इसमें से, कितने का 45 मिनट का इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। और आप देख सकते हो माइनस 975 और 1175 का भी फिगर कितना आता है 200 आता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, आपने देखो आपने जो जो छोड़ा था वो सारा फिगर आपने यहाँ पर डाल दिया, 45 मिनट का इन्वेस्टमेंट भी एडजस्ट कर दिया और 47 रेट का जो नेट एसेट्स है वो भी आपने डाल दिया। अल्टीमेटली आपका बैलेंस शीट डेफिनेटली मैच करेगा। यानी वापस से क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पेरेंट का सारा शेयर कैपिटल अदर इक्विटी एसेट्स डाल दिया, किसको छोड़ के, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को छोड़ा हमने, कितना 45 मिनट का हमने इन्वेस्टमेंट को छोड़ा, बाकी सारा आइटम डाल दिया। फिर हमने क्या किया, सब्सिडरी के सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू में डाला, कितने का फेयर वैल्यू में डाला, 47 रेट का फेयर वैल्यू में डाला नेट एसेट्स, यानी नेट एसेट्स फेयर वैल्यू में हमने सब्सिडरी का डाला, है ना, ये हमने डाला। अब यहाँ पर 45 मिनट का तो चलो एडजस्ट हो गया, अब और एडजस्ट होना कितना बाकी है, 200 का एडजस्ट होना बाकी है ना, और वो 200 का एडजस्ट हमने ये दो डाल के कर दिया। अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 45 मिनट का आपने नेट 45 मिनट का आपने पेमेंट किया, 47 रेट का आपने नेट एसेट्स डाला, तो अल्टीमेटली जो 47 मिनट का मैंने नेट एसेट्स डाला उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हिस्सा रहेगा, पेरेंट का एनसीआई का, और पेरेंट का जो हिस्सा उसमें से हमने इन्वेस्टमेंट 45 मिनट को एडजस्ट कर दिया जिससे हमारा गुडविल निकल के आया, एंड साथों साथ आपका इधर एनसीआई का पार्ट भी जो निकल के आया वो भी हमने डाल दिया यहाँ पर। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट वे में सारा पेरेंट का शेयर कैपिटल बैलेंस शीट पूरा एज इट इज बना देना, इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, सब्सिडरी का भी सारे एसेट्स डाल देना, फेयर वैल्यू नेट एसेट्स। फिर बाद में आपको क्या करना है, मेजर करना है जो फेयर वैल्यू नेट एसेट्स आपने कितना एक्वायर किया, उसमें बंटवारा करोगे दोनों में, पेरेंट में और एनसीआई में, और पेरेंट का आपने क्या पेमेंट किया है उसके अकॉर्डिंगली आपका एक्सेस गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेस आ जाएगा, इधर एनसीआई आ जाएगा, और ये दो फिगर आपको बैलेंस शीट में डाल देना है। और ये दोनों फिगर जब आप बैलेंस शीट में डालोगे इसका इंपैक्ट आएगा अल्टीमेटली 200 का ही, क्योंकि ये गुडविल में जाएगा, ये माइनस पे रहेगा, ये गुडविल में जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो 1175 माइनस 975 कितना आएगा, 200 आएगा। 200 का फिगर हमने डाल दिया, और ये 200 का फिगर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 47 रेट का एसेट्स डाला जबकि 45 मिनट का इन्वेस्टमेंट डालना छोड़ा है वो अभी तक, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 का। यानी ये सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने बस यहाँ पर रफ में आपको बता दिया। ये क्लियर, चलो हम क्लोज करते हैं इसे। 10,300, 975, 1,300, 550, 3,700, 5,000, 10,200, 1,175 एंड साथ में 450 आपका आया। यहाँ तक ऑल क्लियर, यहाँ तक। चलो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने इतना कुछ रफ इसमें बता दिया तो कहीं आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से मैं मेन आंसर वापस से करवा देता हूँ। जिसको नहीं देखना है काइंडली 5 मिनट आगे फॉरवर्ड होके चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको देखना है वो सुने। मैं वापस से मेन आंसर एग्जाम पर्पस के हिसाब से फटाफट करा दूंगा आप लोगों को भी। जिसको नहीं देखना वो फॉरवर्ड करके आगे 5-10 मिनट फॉरवर्ड चला जाए, वहां से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर बाकी जिसको देखना है वो यहीं से कंटिन्यू करें। तो अभी हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट फिर से बनाएंगे। कौन सो बैलेंस शीट फिर से बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं शायद कुछ हौच-पौच तो नहीं हो गया, इतना सारा कुछ बता दिया ना आप लोगों को, लगे फिर क्या हो गया, इतना कुछ बता दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग गया, इसलिए मैंने सोचा कि वापस से बता दूं वो बेटर रहेगा। यहाँ पर पीपीई था, पीपीई शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बिल्डिंग एंड पीपीई जो आपका था, एंड फिर उसके बाद क्या था, इन्वेंट्री था, ट्रेड रिसीबल्स था, कैश था, इक्विटी था, अदर इक्विटी था, ट्रेड पेबल्स था। हमने क्या किया, पूरा का पूरा हमने उतारना है कैरिंग अमाउंट से 7,700, 300, पेरेंट का पूरा बैलेंस शीट उतारे हम लोग, है ना, और कैश कितना आएगा 3,000 का आएगा, ये मैंने उतारा पूरा। इधर इक्विटी भी पूरा एज इट इज उतार दे रहा हूँ, 5,000, 10,200 उतार दिया, एंड 300 का ट्रेड पेबल्स भी उतार दिया हमने। तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट पूरा एज इट इज उतारा इन्वेस्टमेंट को छोड़ के। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू में लेंगे सब्सिडरी 3,300, 600, 250, ये 3,000 था कैश, और 700 आपका है कैश, ये सारा हमने ले लिया। उधर ट्रेड पेबल से 150 का, यानी आप देख सकते हो हमने नेट एसेट्स कितने का लिया, ये सब मिला दें और ये नेट एसेट्स मिला दें, तो यहाँ पर नेट एसेट्स कितने का आया, एक्वायर्ड क्या फेयर वैल्यू में है ना,
4700 नेट एसेट्स आया। इसमें हिस्सेदारी किसका रहेगा? पेरेंट एनसीआई, पेरेंट 75% है, एनसीआई कितना है? 25% है। पेरेंट 75%, 4700 का कितना आता है? 325 भी था ना, हाँ। और ये आएगा 25% में 1175, है ना। ये प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स था। और इसके बदले अब हम इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो हमने नहीं लिया था पहले पेरेंट का, याद है? ये इन्वेस्टमेंट हम यहाँ से एडजस्ट कर देंगे 45 मिनट का, हमने एडजस्ट कर दिया। आया कि 975 का एक्सेस ये, और ये कहाँ जाएगा आपका? गुडविल पे, हम गुडविल दिखा देंगे इसका। और ये आपका एनसीआई में तो जाएगा ही। यानी अल्टीमेटली ये दो फिगर हम दिखा देंगे, बात खत्म। एनसीआई आपका कितना आ जाएगा? 1175, और इधर गुडविल आ जाएगा आपका 975 का। अब हम क्लोज कर सकते हैं। 10,300, 1,300, 550, 3,700, उसके बाद यहाँ पर 5,000, 10,200, 1,175। फटाफट किया देखो ना एकदम। यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 10,300, 11,600, 14,000, 15,300, 15,850, और इधर आ रहा 15,850 प्लस 9, 15,850 प्लस 975। क्या कर रहा हूँ मैं? वापस से कैलकुलेटर नीचे छोड़ो, वापस से करता हूँ। 10,000, 11,600, 15,300, 15,850, 16,850, 16,825 होता है क्या? और इधर भी देखेंगे 15,200, 15,650, 16,650, 16,750, 16,825 हो रहा। हाँ ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर देखो हमारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है, डेट मीन्स डन। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया एंड हल्का सा वर्किंग दिखाया। मैं बता दूं एग्जाम में मैं मानता हूँ वर्किंग थोड़ा जरूरी है, पर अभी मेरा मेन फोकस यही है कि आपका बैलेंस शीट मैच होना चाहिए। बैलेंस शीट मैच हो जाएगा तो इसी तरह वर्किंग 50 बना लोगे। पीपीई का नाम लिख दिया, कैलकुलेशन ऑफ पीपीई, कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस, नीचे अलग से वर्किंग बना के दिखा दिया, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई में आप दिखा दी एक लाइन लिख के। अरे अब आराम से लिख सकते हो, बैलेंस शीट बन जाएगा तो वर्किंग बनाने में तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर अगर वर्किंग बनाने को पहले जाओगे ना, वर्किंग ही बनाते रह जाओगे, बैलेंस शीट तो बना ही नहीं पाओगे। और मिलेगा क्या? वो 16 में 2 या 3 मार्क्स मिलेगा। स्टूडेंट्स बहुत सारे बोलते हैं यार वर्किंग वर्किंग वर्किंग। अरे भाई पहले बैलेंस शीट तो मैच करा ले, बैलेंस शीट ही मैच नहीं हुआ तो तेरा वर्किंग क्या काम का? 16 पे फोकस करो। अगर बैलेंस शीट मैच होगा तो 10 प्लस तो कहीं नहीं गया, 16 ही पूरा आएगा। क्यों 16 भी क्यों नहीं जाएगा? पूरा ही 16 आएगा। मैंने पेपर्स भी बहुत सारे देखे, ऐसा नहीं कि उन लोग मार्क्स काटते हैं। अब इसी से फिर अपने अकॉर्डिंगली वर्किंग बना लो, और इस पैटर्न में जैसे मैंने बनाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बना सकते हो, आपको आराम से फुल मार्क्स मिलेगा। डन। तो ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। फैक्ट्स आर सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का कंटिन्यू था क्वेश्चन नंबर 4, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का कंटिन्यू है क्वेश्चन नंबर 5। ब्लू हेवेंस लिमिटेड एक्वायर कितना कर रहा है? 75% शेयर एक्वायर कर रहा है, यानी 25% किसका हो जाएगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वालों का, ऑफ ऑरेंज काउंटी। ब्लू हेवेंस लिमिटेड पेज रुपीज 4500 लैक्स। हाँ हमें पता है, जब 75% के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था? 4500 लैक्स का कंसिडरेशन देखा था हमने। At 31st March 2003, that is 1 year after Blue Heavens Limited acquired Orange County Limited, यानी इस बार देखो ना 31 मार्च 2003 आ गया है, यानी 1 साल के बाद, यानी यहाँ पर पोस्ट पीरियड भी है यहाँ पर अब 1 साल का। The individual statements of financial position and statement of comprehensive income of Blue Heavens Limited and Orange County Limited are, यहाँ पर अब एक चीज़ देखना, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स ही दिए हुए थे, अभी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स दिए हुए, यानी ब्लू हेवेंस लिमिटेड का इंडिविजुअल स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड ऑरेंज काउंटी लिमिटेड का भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन दोनों का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है। हमें पता है हम क्या करते हैं, एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी कंपनी के सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं, एंड बाद में फ्यूचर में एक बार हम फेयर वैल्यू में मेजर करेंगे, फ्यूचर में वापस से अगर फेयर वैल्यू चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में वो एमोटाइज होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एडजस्टमेंट करते रहेंगे, है ना।
प्रोपोर्शनेटली एडजस्टमेंट होते रहे, यानी कोई प्रॉफिट भी होगा तो प्रोपोर्शनेटली बंटवारा हो जाएगा, पर सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन में हम फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं। और जो आपका एमोटाइजेशन होगा वो फेयर वैल्यू का जो अमाउंट था डेट ऑफ एक्विजिशन में, उसी में एमोटाइजेशन होगा जो भी होना होगा। आगे देखते हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज यानी बैलेंस शीट दिया हुआ है दोनों कंपनी का, नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 4500 का है इन ऑरेंज काउंटी लिमिटेड, करंट एसेट्स दिए हुए, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज वगैरह वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और 31 मार्च 2003 यानी 2002 एंड 2003 का क्या प्रॉफिट कमाया गया ये देते हैं। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा माइनस करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 800 कमाया ब्लू हेवेंस ने और 550 कमाया किसने, ऑरेंज काउंटी ने, यानी ये सब्सिडरी है। आगे बढ़ते हैं, ये नोट में बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ध्यान देंगे अच्छे से। ब्लू हेवेंस लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 98। इन्होंने क्या कहा कि जो गुडविल थे वो आपका एम्पायर हो गया 98 से। मेरे बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का ये कंटिन्यू चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने निकाला था, क्या निकाला था, हमने गुडविल निकाला था ना क्वेश्चन नंबर 4 में, कितना 975 का हमने गुडविल निकाला था ना क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यानी यहाँ पर आपका गुडविल जो है वो कितना रहेगा, 975 ही रहेगा गुडविल, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। एंड एक्विजिशन डेट के बाद तो गुडविल में कोई इंपैक्ट डालते ही नहीं है, डेट ऑफ एक्विजिशन में हम गुडविल निकालते हैं, फर्दर उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होना। हाँ उसका एम्पायरमेंट होगा, अगर होना होगा तो एम्पायरमेंट होगा, अदरवाइज वो एज इट इज पड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन ने चला के बोला कि गुडविल जो है वो इम्पायर हुआ है 98 से, यानी आफ्टर एक्विजिशन गुडविल आपका इम्पायर हुआ है। तो ये पोस्ट पीरियड है, यानी इसका इम्पैक्ट जो भी हो रिटेन अर्निंग से होना चाहिए वो बाद में हम देखेंगे, पर पहले मैं फिलहाल बता देता हूँ इम्पायर करने के बाद आपका गुडविल क्या रहेगा। अगर हम 98 से इसको इम्पायर कर दें तो गुडविल कितना दिखना चाहिए फ्यूचर में, क्यों ले रहा हूँ 975 माइनस 98 877 आएगा आपका, है ना। चलो ये हो चुका हमारा, फिर आगे बढ़ते हैं। द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स टू बिल्डिंग्स and other PP is in respect of a building. All buildings have an estimated remaining useful life of 20 years. यानी इन्होंने बोला जो बिल्डिंग पीपी जो था ना जो आपका, उसका लाइफ 20 ईयर्स है फ्रॉम 31 मार्च 2002, यानी जो एक्विजिशन डेट है वहां से 20 साल का लाइफ है। यानी हम कह सकते हैं जो बिल्डिंग था ना हमारा पीपी वाला के अंदर, फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 31 March 2002 building have a useful life of what 20 years, 20 years का लाइफ है। Blue Heavens Limited uses the straight line method for depreciation of PPE. All the inventory held by ऑरेंज काउंटी लिमिटेड एट 31 मार्च 2002 was sold during 2003। आराम से धीरे धीरे समझ में आएगा, सारा चीज समझाऊंगा मैं आपको। अभी आप यहाँ पर ये देखो, अगर हम बात करें पुराना बैलेंस शीट का, तो पुराना बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट दिया हुआ था, ये कैरिंग अमाउंट दिया हुआ था और फेयर वैल्यू भी दिया हुआ था। पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना दिया हुआ था, कैरिंग अमाउंट दिया हुआ था 3000 का एंड फेयर वैल्यू है 300 का। कैरिंग अमाउंट था 3000 का और फेयर वैल्यू था 3300 का, यानी एडिशनल फेयर वैल्यू कितना था, एडिशनल वैल्यू कितना है 300 का एडिशनल वैल्यू है ना। तो हम तो एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं, यानी एक्विजिशन डेट में हमने 3300 मेजर किया था, जिसमें 3000 तो कैरिंग अमाउंट का फिगर था और 300 एक्स्ट्रा से फेयर वैल्यू का हमने मेजर किया था। ये मुझे आपको बताना है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप जो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिख रहा है ना कैरिंग अमाउंट 2750, ये तो कैरिंग अमाउंट ही बताते हैं। ये तो अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनता है, यानी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब सब्सिडरी का अपना बनेगा तो वो तो फेयर वैल्यू वगैरह को कंसीडर नहीं करेगा, यानी वो ये जो 3300 इसको तो कंसीडर नहीं करेगा। वो तो इसके बेसिस में क्या करेगा, अपना जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी लगाना है वो लगा के एडजस्ट करेगा। यानी आप देख सकते हो, मान लेते कुछ सेल परचेज जो भी हुआ होगा, इनका 2750 दिख रहा है, पर ये 2750 ओनली रिप्रेजेंट्स कैरिंग अमाउंट, ये सिर्फ कैरिंग अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम तो एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं। यानी आप कहोगे कि यहाँ पर ये जो एडिशनल फेयर वैल्यू था 300 का एडिशनल, ये एडिशनल तो इसमें ऐड हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये लोग तो कैरिंग अमाउंट दिखा रहे हैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के हिसाब से,
करेक्ट। तो हमें जब अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो हम तो एक्विजिशन डेट का फेयर वैल्यू को तो कंसीडर करेंगे। हाँ, अब ये जो एक्विजिशन डेट का फेयर वैल्यू है, मतलब आपका कहना ये है, मेरा ये कहना है कि 2750 तो रहेगा ये कैरिंग अमाउंट के हिसाब से, एमोटाइज होने के बाद, एमोटाइज होने के बाद है क्योंकि आज का क्लोजिंग है। लेकिन इसके अंदर जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो लिया हुआ नहीं है, यानी हमें इसके अंदर क्या 300 ऐड कर देना चाहिए, हाँ या ना? या हमें 300 का जो एक्स्ट्रा फेयर वैल्यू है, क्योंकि हम एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं, तो हमें क्या वो ऐड कर देना चाहिए? यस, वो हमें ऐड कर देना चाहिए। तो यहां पर हम ये क्या पूरा ऐड कर दें? मैं कहूंगा नहीं, हम पूरा ऐड नहीं करेंगे। मैं समझाता हूं आपको, यहां पर आराम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम रफ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। 31 मार्च 2002 को, ठीक है, ध्यान से समझना, 31 मार्च 2002 को कैरिंग अमाउंट था 3000 और फेयर वैल्यू था 3300, यानी हम कह सकते हैं एडिशनल फेयर वैल्यू कितना था 31 मार्च 2002 को? 300 का था। अब 31 मार्च 2003 को इन लोग क्या कह रहे हैं? इन लोग कह रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट जो है हमारा वो है 2750। ये क्या कह रहे हैं? कैरिंग अमाउंट 2750 है, यानी क्या इनका कैरिंग अमाउंट में इन्होंने अमोर्टाइजेशन जो करना है कर दिया। इनका जो कैरिंग अमाउंट है उसमें कुछ बेचा भी होगा, कुछ लैप्सेस हुए होंगे करके इन्होंने क्या किया, 3000 का कैरिंग अमाउंट इसको अमोर्टाइज कर दिया, यानी ये अमोर्टाइज्ड वैल्यू है इसका, कैरिंग अमाउंट का। लेकिन आप सोचो, हम तो हमेशा एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू लेते हैं, इस पे हम जो भी अमोर्टाइजेशन करना वो करते हैं, यानी अल्टीमेटली इस कैरिंग अमाउंट पे क्या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का 300 जुड़ना चाहिए? हाँ, जुड़ना चाहिए, लेकिन पूरा 300 नहीं जुड़ेगा क्योंकि एक साल का अमोर्टाइजेशन भी तो हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 300 जो जोड़ा 31 मार्च 2002 को, 31 मार्च 2003 को, इस पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने साल का? एक साल का। हालांकि क्वेश्चन है, मैं साफ साफ कहा यहाँ पर, इन्होंने कहा कि इसका लाइफ कितना है? 20 ईयर्स का है। कब से? 31 मार्च 2002 से, यानी 31 मार्च 2002 से 20 साल का लाइफ है, एक साल बीत चुका है, तो यानी यहाँ पर माइनस 1/20, 1/20, 20 साल में से एक साल का डेप्रिसिएशन होगा ना, और 300 होगा, तो कितना आएगा? 300 माइनस 1/20 कितना होता है? 15, यानी 285 का फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगा आपका। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो है 2002 को 3300 था, है ना? तो वही आपका यहाँ पर अब हम कैरिंग अमाउंट जो लिखेंगे ना यहाँ पर, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे 2003 को सीएफएस पर्पस के लिए, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पस के लिए, तो हम बताएंगे इसके अंदर दो चीज था, एक तो 3000 का कैरिंग अमाउंट था और दूसरा 300 का क्या था? फेयर वैल्यू था, एक्स्ट्रा एडिशनल फेयर वैल्यू, एडिशनल वाला फेयर वैल्यू था आपका। वैसे ही यहाँ पर 2003 को ये जो 3000 है, ये 3000 की जगह पे इन्होंने दे दिया क्या? 2750, और ये जो 300 है इसके जगह पे हमने इसको अमोर्टाइज करके कितना रखा? 285 रखा, यानी ये दोनों मिला के टोटल कितना हो जाएगा आपका? 2750 प्लस 285, यानी 3035 से हमें क्या दिखाना चाहिए? बिल्डिंग का वैल्यू दिखाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आए, क्योंकि हम हमेशा फेयर वैल्यू पे ही अमोर्टाइजेशन करते हैं। तो यहां पर इन्होंने तो सिर्फ कैरिंग अमाउंट दिया, तो कैरिंग अमाउंट को अमोर्टाइज किया, तो जो एडिशनल फेयर वैल्यू था उसको हमने अमोर्टाइज करके ले लिया, यानी ये जो 300 का एडिशनल था ये 300 पूरा नहीं लेके हमने अमोर्टाइज करके इसका वैल्यू ले लिया, और ऑल टुगेदर हमारा टोटल वैल्यू कितना आ गया? 3035। आई थिंक हमने ये समझा फिर। तो यहां पर ये जो 2750 है ना, अब मुझे ये मिटा देने से चलेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, ये कट जाएगा, 2750 आएगा प्लस 285, यानी ये आएगा 3035 हमें दिखाना है। एग्रीड? यानी हमने ये वाला फिगर एडजस्ट कर दिया। अब एक और फिगर था इन्वेंट्री वाला, इन्वेंट्री वाला भी तो था, इन्वेंट्री में भी यहाँ पर तो कैरिंग अमाउंट दिखाया हुआ है, और यहाँ पर तो हमारा क्या फेयर वैल्यू के हिसाब से तो 100 एक्स्ट्रा था ना, 100 आपका एडिशनल फेयर वैल्यू था, 100 हमारा एडिशनल फेयर वैल्यू था। लेकिन आप देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला, क्वेश्चन ये साफ साफ क्लियर कर दिया, all the inventory held by Orange County Limited at 31st March 2002 were sold। ये बिक चुका है जो, यानी 31 मार्च 2002 में था ना, जिसको अपने फेयर वैल्यू में मेजर किया था, वो इन्वेंट्री अब रहा ही नहीं है, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अगर इन्वेंट्री नहीं रहा तो फिर उसका फेयर वैल्यू का क्या काम है? सिंपल से एग्जांपल है, मान लो ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर एक इन्वेंट्री है, ये कैलकुलेटर था 500 का, मैंने इसको मेजर किया 600 में,
5 यूनिट का था, मैंने इसको मेजर किया 600 में। अब आप बोलोगे कि आज का जो करंट बैलेंस शीट है, करंट बैलेंस शीट में 100 का फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट होना चाहिए, पर ये रहा ही नहीं कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर तो मैंने बेच दिया, और बेचने पर इसका जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी आपको ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है बैलेंस शीट में, यानी अब तो ये रहा ही नहीं। अगर ये रहा ही नहीं तो फिर इसका बैलेंस शीट में काहे का एडजस्टमेंट कुछ करना, क्योंकि अभी जो ये इन्वेंट्री है ना आपके यहाँ पर, ये इन्वेंट्री दिख रही है टोटली न्यू इन्वेंट्री है, ये न्यू इन्वेंट्री है आफ्टर, आफ्टर वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, आफ्टर 31 मार्च 2002 ये न्यू इन्वेंट्री है, इसलिए यहाँ पर नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ध्यान रहे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत हमें नहीं है, यानी ये 550 एज इट इज ही रहने वाला है। तो आई थिंक हमने ये समझा कि किस तरीके से 3035 हमें लेना है, और ये 550 को भी मैंने समझाया। ये 2 पॉइंट मुझे बस आपको समझाना था, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स है जो आपको मुझे समझाना था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम बैलेंस शीट बनाने के पोजीशन में आ जाएंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, जबकि बैलेंस शीट सॉरी इनका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर इनका इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैरिंग अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है। पिछले टाइम का 31 मार्च 2002 का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ था, 31 मार्च 2003 का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन हमें 31 मार्च 2002 में कॉन्सो बनाने के लिए फेयर वैल्यू में मेजर करना होता है, और सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू में जो एमोटाइजेशन होना है वो होगा। लेकिन उन्होंने तो कैरिंग अमाउंट पे एमोटाइजेशन किया, तो हमने जो फेयर वैल्यू का एक्स्ट्रा फिगर था उसको एमोटाइज करके उसका वैल्यू भी ले लिया। इसलिए जो एक्स्ट्रा से 300 था ना आपका, एक्स्ट्रा से जो 300 था, ये 300 हमने लेना है, पर पूरा नहीं लेना, इसको एमोटाइज करके लेना है 1 साल का। 1 साल का एमोटाइज किया 15 रुपीज़, और 285 का हमने वैल्यू ले लिया। तो यहाँ पर आपका 285 का ऐड करने पर आपका नेट एमोटाइज फेयर वैल्यू कितना आ गया, 3035। यानी ये 3035 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2002 डेट इज एक्विजिशन डेट का, उसमें से माइनस किया हमने एमोटाइजेशन जो भी करना है, और अल्टीमेटली नेट वैल्यू हमारा आ गया आपका 31 मार्च 2003 का। इस तरीके से हमारा भी बैलेंस शीट है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन्वेंट्री का कोई एडजस्टमेंट करना नहीं क्योंकि वो बिक चुका है। अब हम फाइनली क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का बैलेंस शीट। कौन सो बैलेंस शीट, 31 मार्च 2003 का बैलेंस शीट है ही हमारे पास, हम उसी के बेसिस में बना लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले किसका बनाए, पेरेंट का, है ना। ऊपर एसेट्स रखते हैं, पहले पेरेंट का सारा डेटा उतार लेंगे हम एज इट इज एक्सेप्ट इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट सारा चीज चला जाएगा। बिल्डिंग कितना है, 6500, यानी पीपी वाला बिल्डिंग जो है 6500 का बिल्डिंग है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हमें एक बार लेना नहीं है, बाद में एडजस्ट करेंगे। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ही होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसका जरूरत नहीं, हम सीधा ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स कैश, और कैश आ जाएगा हमारा। क्या क्या फिगर है, 800 380 4170, ये हमने डाल दिया। इसके बाद शेयर कैपिटल पेरेंट का तो एज इट इज आएगा 5000 11350, ये हमने डाल दिया। ये नहीं, आप देख सकते हो हमने पेरेंट का एज इट इज बैलेंस शीट बनाया एक्सेप्ट व्हाट, इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, जिसको बाद में एडजस्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, सब्सिडरी का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डालेंगे, है ना। तो यहाँ पर बिल्डिंग कितने का डालना है, 3035 का डालना है। थ्री जीरो थ्री फाइव का बिल्डिंग डाल दिया। इन्वेंट्री 550 का था क्या शायद, हाँ 550 का है। 300 और 1420, ये हमने डाल दिया। इसके बाद इधर शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग तो आएगा नहीं, ध्यान में रखना है, क्योंकि हम इसको तो एडजस्ट करते हैं ना सीआर वगैरह का, तो इसका काम नहीं, इसका नहीं आना ही है। पर ट्रेड पेबल्स आएगा 170 का। यानी मैंने आपको ये समझाया कि सब्सिडरी का हमने सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू में डाल दिया, फेयर वैल्यू में उसमें अमोर्टाइजेशन का एडजस्टमेंट करके डाल दिया। हमने क्या क्या नहीं डाला, पेरेंट का इन्वेस्टमेंट और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस हमने नहीं डाला। तो अभी हम ये चेक करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, है ना, कितना नेट एसेट्स हमारा फेयर वैल्यू दिख रहा है अभी यहाँ पर।
3035 प्लस 550 प्लस 300 प्लस 1420 माइनस 170। कर लेते हैं फटाफट। 550 प्लस 300 प्लस 1420 माइनस 170, 5135 आ रहा है ना। ये आपका है। इसमें पेरेंट का प्रोपोर्शन कितना होगा? 75% है। और एनसीआई प्रोपोर्शन कितना होगा? 25%। ये आ रहा 1283.75 एनसीआई। और इसका आ रहा 5135 माइनस 75, सॉरी माइनस नहीं, 5135 इंटू 75%, 3851.25। ध्यान देना। तो एनसीआई का हमने पता कर लिया कि एनसीआई का प्रोपोर्शन कितना 1283.75 है। अब मेरा बात सुनो, इतना नेट एसेट्स आपको मिला है, प्रोपोर्शन में आपका इतना है, और आप कहोगे कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने? ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट कितना है? 4500 है ना इन्वेस्टमेंट। आप बोलोगे 4500 इन्वेस्टमेंट है आपका, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस 3851.25, 648.75 आपका आ रहा है। अब आप बोलोगे आपने तो सिखाया था ना पहले कि नेट एसेट्स कितने का मिला और इन्वेस्टमेंट कितना दिया, तो जो डिफरेंस होगा आप बोलोगे एक्सेस जो है, या आप क्या बोलोगे? गुडविल, है ना। मैं कहूंगा गलत, रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। गुडविल तो डेट ऑफ एक्विजिशन में निकालते हैं, और गुडविल तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है। गुडविल कितना निकाला हमने? ऑलरेडी हमारा गुडविल निकाला हुआ था ना 975, जिसका एमोटाइजेशन वगैरह जो भी होना था। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये गुडविल है, गलत हो जाए, ये गुडविल नहीं है। गुडविल ऑलरेडी डेट ऑफ एक्विजिशन में निकाला जाता है, वो निकाला हुआ है। तो फिर ये क्या है? मैं बता दूं, प्री के बाद भी तो आपने कुछ पैसा कमाया होगा। प्री के बाद भी आपने क्या कमाया? कुछ पैसा कमाया होगा ना, तो वो पोस्ट प्रॉफिट हो सकता है, गुडविल अब नहीं कह सकते। यानी यहां पर अब ये तरीका नहीं लगाओगे, मैं बता दूं ये गलत है। चलो ऐसे ही रखता हूं कि आपको बाद में समझ में आए। ये गलत है, ये गलत है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आप क्या कहोगे यहां पर अल्टीमेटली? 5135 जो है नेट एसेट्स है, इसमें एनसीआई का हिस्सा है 1283.75, और नेट एसेट्स है पेरेंट का प्रोपोर्शन कितना आ रहा है? 3851.25, 3851.25 इनका नेट एसेट्स है। और साथ में ये इनका नेट एसेट्स तो है प्रोपोर्शन का, साथ में इनका गुडविल जो है, गुडविल पहले से हमने निकाला हुआ है ना, कितना? 975 में से इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट कर ही दे क्या साथ में? हाँ, साथ में एडजस्टमेंट कर देंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा यहाँ नहीं किया था, वहाँ क्या हुआ था? 877 किया था ना, तो ये 877 का हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। गुडविल, नेट एसेट्स और गुडविल मिला के देखते हैं कितना हो रहा है। 3851.25 प्लस 877, 4728.25। अब आप कहोगे कि देखो, आपको ये पता है कि जो नेट एसेट्स है और वो गुडविल मिला के ही तो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट्स में जो डिफरेंस आता है उससे को तो हम गुडविल कहते हैं। तो आप ये कहोगे कि क्या ये इन्वेस्टमेंट है? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपने कितना किया था? 4500 का तो इन्वेस्टमेंट किया था, पर ये वैल्यू एक्सेस कितना आ रहा है? यानी ये जो एक्सेस आ रहा है ना 228.25 का, ये आपका क्या पता है? पोस्ट प्रॉफिट है।
या आगे भी मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा, ये आपका पोस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि 4500 के ऊपर जा रहा है नहीं आपका, ये पोस्ट ईयर में कमाया हुआ प्रॉफिट है, जिसको आगे मैं वेरीफाई कराऊंगा। बस आपको ये फिलहाल के लिए समझना है कि नेट एसेट्स और गुडविल ये दोनों मिला के जनरली हम इसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हमारा 4500 है, तो ये ज्यादा क्यों आ रहा है? ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि पोस्ट में आपने पैसा कमाया ना, जितना एक्स्ट्रा पोस्ट में पैसा कमाया वो एक्सेस ज्यादा यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि ये जो नेट एसेट्स है ना, ये बोथ प्री एंड पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने तो 31 मार्च 2003 को जो नेट एसेट्स है वो निकाला, तो इसके अंदर तो प्री पोस्ट दोनों ही है। अगर बोथ प्री पोस्ट आएगा तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी जो ये भी आएगा ना, ये भी तो प्री पोस्ट ही आएगा, इसलिए पोस्ट का प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूडेड है। कितना? 228.25। ये क्या है? पोस्ट प्रॉफिट है। आपको मुझे ये समझाना था। आई होप आपको समझ में आई ये चीज। अगर ये समझ में, अब हम देखो, अब हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली एकदम प्लेन रखते हैं। हमने पहले क्या किया, बैलेंस शीट उतारा, ज्यादा हौच पौच नहीं करेंगे, बैलेंस शीट अपना पूरा बनाया, सब्सिडरी का भी बैलेंस शीट का सारा नेट एसेट्स का फिगर हमने सारा डाला, एंड उसके बाद हमने ये देखा कि नेट एसेट्स 5135 का आ रहा है। अब ये 5135 का नेट एसेट्स है जिसके अंदर 1283.75 तो एनसीआई का है, तो हम एनसीआई का लिख देते हैं। 1283.75 हमने एनसीआई का लिख दिया। इसके अलावा बाकी जो फिगर है 3851.25 ये किसका है? ये नेट एसेट्स पेरेंट का है, और साथ में पेरेंट का गुडविल भी तो आएगा ही पहले से, डेट ऑफ एक्विजिशन का गुडविल नेट ऑफ करने पर कितना है? 877 है, 877 का हमने नेट ऑफ कर दिया, ये पेरेंट का गुडविल भी आ जाएगा। ये गुडविल को हम अगर 877 का नेट ऑफ कर देंगे, अल्टीमेटली हमारा 4728.25 का एडजस्टमेंट हो गया, क्योंकि इतने का तो प्रोपोर्शन था और इतना का हमने गुडविल दिखाया तो इतना का वैल्यू आ गया, पर जबकि इन्वेस्टमेंट तो 4500 का एडजस्टमेंट होना है, तो ये जो पोस्ट प्रॉफिट है ना 228.25, ये पोस्ट प्रॉफिट हम 228.25 यहां पर दिखाते ही, ये दिखाते ही हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट के अंदर इतने का नेट एसेट्स डला हुआ था। 5135 का हमने नेट एसेट्स डाला था, किसको किसको लेके, इसको इसको, ये ब्लैक वाला जो लिखा हुआ है ना, ये सबका मिला के क्या था? 5135 था इस, और इसको हमने कैसे एडजस्ट किया? जैसे एक तो हमने दिखाया एनसीआई कितने का, 1283.75 का एनसीआई दिखाया ना हमने। चलो इसको नीचे रख देता हूँ, एक बार यहाँ रख देता हूँ, फिर उधर ले जाऊंगा। 5135 में 1283.75 का हमने क्या दिखाया? एनसीआई, इतने का हमने एनसीआई दिखाया इस एसेट्स में से। इसके बाद हमने क्या दिखाया? एनसीआई दिखाया, इसके अलावा हमने रिटेन अर्निंग में 228.25 डाला, 228.25 का हमने रिटेन अर्निंग में डाला, और साथ में हमने क्या किया? हमने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट किया, कितने से? 4500 का हमने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट किया, लेकिन साथ साथ में इन्वेस्टमेंट को तो एडजस्ट पहले से गुडविल भी करके दे रहा था, कितने का? 877 का गुडविल एडजस्ट करके दे रहा था, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो कितने का एडजस्ट करना था? 4500 में से माइनस 877 अगर गुडविल हटा दें तो 3623 आएगा आपका, यानी अल्टीमेटली आप देखोगे 3623 प्लस 228.25 प्लस 1283.75 कितना आ रहा? 5135 आ रहा आपका। अल्टीमेटली ये बस मैंने एक रफ बताया आपको कि आपका ये मैच करेगा ही करेगा। तो मैं नीचे रख देता हूँ। चलो ये चीज समझ में आया हमें। अभी हम अब तो हम ये समझ गए कि ओवरऑल हमारा बैलेंस शीट मैच करेगा यहाँ पर, है ना? तो अब हम क्लोज कर सकते हैं। एक बार हम क्लोज करते फिर मैं वापस से आपको समझाऊंगा, जो मैंने पोस्ट प्रॉफिट निकाला उसके बारे में मैं समझाऊंगा। रीजन एनसीए तो मैंने आपको, गुडविल तो आपका पहले से आपको पता ही था, गुडविल निकाला हुआ था पहले से इंपायर करने के बाद, और एनसीआई भी आपने निकाल ही लिया था सीधा, जो आपका नेट एसेट्स है उसका 25%। बस प्रॉब्लम ये कि ये शायद क्या पता आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता, 228.25 जो मैंने बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से निकाला, माइट भी आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो टेंशन नहीं लेना, आगे मैं वापस से समझा दूंगा इसके बारे में, अलग वर्किंग के साथ समझाऊंगा आपको मैं, पर पहले एक बार हम क्लोज कर लेते हैं। 9535, 877, 1350 एंड 680। इसको मैं एक बार वापस से रिपीट कर लेंगे, किसी किसी को प्रॉब्लम है तो एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से फटाफट कैसे करना है। 5590 आ रहा है क्या? 4500, 5590, हाँ। फिर यहाँ पर ये आ रहा है 5000, ये आ रहा है 111228.25, ये आएगा 1283.75, और ये 45520 आ जाएगा आपका। ये हम एक बार इसको टोटल कर लेते हैं,
उसके बाद मैं वापस से आपको एक वर्किंग भी बता दूंगा, और लास्ट में हम लोग इसका एक बार वापस से क्या करेंगे, एक बार बैलेंस शीट और बना लेंगे। जिसको देखना है देखिएगा, जिसको नहीं देखना है कोई बात नहीं, जिसको समझ में आ गया वो मत देखना। मुझे सबको साथ लेके चलना है। 18032 5000 प्लस 11228.25 प्लस 1283.75 प्लस 520 18032। सही है, परफेक्ट। हमारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है, यानी अल्टीमेटली हमारे ये बैलेंस शीट यहाँ तक मैच हो रहा है। अब ये मैं क्या करूँगा, मैं आपको समझाऊंगा। ये पोस्ट प्रॉफिट जो हमने निकाला था ना, ये भी समझा देता हूँ आपको मैं फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, ये समझा देता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ ही ऑलरेडी, पोस्ट प्रॉफिट कितना कमाया हुआ है। कहाँ गया, आ जाना। हाँ, ये देखो हमें क्या करना है, हमें तो पेरेंट का तो मतलब ही नहीं, पेरेंट का तो अपने अभी हमने डाल दिया, बंटवारा तो सारा सब्सिडरी का हो रहा था, और सब्सिडरी का पोस्ट प्रॉफिट कितना है, 550 है। ऑफ सब्सिडरी कितना है, 550 है इसका कमाया हुआ। अब ये जो 550 कमाया हुआ है, ये आप बोलोगे पेरेंट में जाएगा 75% और एनसीआई में जाएगा 25%, है ना। 550 का 75% कितना आएगा, 412.5, और इधर 550 का 25% एनसीआई में जाएगा कितना, 137.5 चला गया आपका, ये आपका चला गया यहाँ पर। अब पेरेंट का 412.5 आपका इतना है, लेकिन साथ में इसमें इम्पेयरमेंट होगा ना, क्योंकि गुडविल को इम्पेयरमेंट किया गया था, और हमने प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड से गुडविल का वैल्यू निकाला था, फेयर वैल्यू से नहीं निकाला था। और मैंने जैसे बेसिक में आपको समझाया था, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। बेसिक में मैंने आपको ये समझाया था कि पार्शियल गुडविल मेथड, यानी जहाँ पर हम प्रोपोर्शनेट मेथड से कहते हैं, तो उससे हमारा पार्शियल गुडविल मेथड की तरीके से निकल के आता है, और जो गुडविल सिर्फ और सिर्फ किसका रहता है, पेरेंट का रहता है। लेकिन आप जब एनसीआई को फेयर वैल्यू में मेजर करोगे तो गुडविल दोनों का रहेगा, इसलिए यहां पर जो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल होगा, ये पार्शियल गुडविल मेथड से निकाला हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसका, पेरेंट का है। यानी ये गुडविल जो है सिर्फ और सिर्फ पेरेंट से एडजस्ट हो जाएगा 98 का। तो हम क्या करेंगे, 412.5 माइनस 98 कर देंगे, 314.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी गुडविल का इम्पेयरमेंट से एनसीआई का कोई भी लेना देना नहीं है, इतना हमने किया। इस नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 पे कैरिंग अमाउंट भी दिया होता है, फेयर वैल्यू भी दिया होता है, पर हमने क्या किया था, हमने दो आइटम्स को फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड किया था, बाकी सारे तो कैरिंग और फेयर वैल्यू सेम ही थे, बस दो चीज में फर्क था। एक तो आपका क्या था, कहाँ गया, क्वेश्चन में 5 में है क्या, 4 में थे ना, 4 का तो कंटिन्यू हो रहा था, 3 3 3 4 4 5 है ना। चलो 3 में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो इन्वेंट्री 500 का कैरिंग अमाउंट था सब्सिडरी का, पर हमने इन्वेंट्री दिखाया 600 का, यानी 100 का हमने एडिशनल फेयर वैल्यू दिखाया। दूसरा चीज आपका जो बिल्डिंग एंड पीपी था 3000 का था, ये हमने 300 का दिखाया। यानी कहने का मतलब ये देखो, आपने 31 मार्च 2002 को 300 का क्या दिखाया, एक्स्ट्रा से वैल्यू दिखाया, फेयर वैल्यू 300 का पीपीए का, क्योंकि 3000 की जगह आपने इंस्टेड 3300 दिखाया, यानी एडिशनली 300 का हमने वैल्यू दिखाया एक्स्ट्रा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हमने यहाँ पर 300 नहीं दिखाया, हमने 285 दिखाया, क्योंकि हमने 15 का एमोटाइज किया ना, 15 हमने एक साल का फेयर वैल्यू का एमोटाइजेशन किया। यानी आप ये कह सकते हो कि 15 का आपका एमोटाइजेशन हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा से 15 का एक आपका लॉस है, एक्स्ट्रा से 15 का हमारा क्या एक लॉस है, क्योंकि हम फेयर वैल्यू जब मेजर करें, क्योंकि इन लोगों ने तो जो बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो तो सोनली कैरिंग अमाउंट के बेसिस में बनाया, पर हम कौन सो बनाते तब तो फेयर वैल्यू के बेसिस में बनाते, और फेयर वैल्यू पिछले साल 300 का लिया हुआ था, क्योंकि हम तो पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसी को तो इंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी के बेसिस में कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम फेयर वैल्यू के बेसिस में मेजर कर रहे हैं। तो फेयर वैल्यू हमारा पहले 300 दिखाया हुआ था, इस साल हमने फेयर वैल्यू 285 दिखाया, यानी फेयर वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है ना कितने का, ये फेयर वैल्यू डिफरेंस है ना, पीपी में कितने का, 15 का डिफरेंस है आपका। ये एक एडजस्टमेंट होना है, क्योंकि इनका तो कैरिंग अमाउंट के बेसिस में सारा मेजरमेंट हुआ है, जहां पर तो ये इंक्लूड ही नहीं हुआ। दूसरा चीज एक और पॉइंट, इन्वेंट्री
इन्वेंट्री हमने पिछले साल ही 100 का एक्स्ट्रा फेयर वैल्यू दिखाया था हमने, है ना, 500 की जगह हमने 600 दिखाया, एक्स्ट्रा से इन्वेंट्री का फेयर वैल्यू दिखाया। और इस साल तो ये कहा गया है कि इन्वेंट्री वो पुराना सारा बिक चुका है, इसलिए इस साल हमने कुछ भी नहीं दिखाया, उसका एडजस्टमेंट ही नहीं किया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसका आपको करना क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कैलकुलेटर का, ध्यान से सुना मेरे एग्जांपल, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कैलकुलेटर है, मान लो यही वो इन्वेंट्री है। ये कैलकुलेटर 31 मार्च 2002 को 500 का था, कैरिंग अमाउंट इसका 500 का था, यानी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये वैल्यू 500 का दिख रहा था। लेकिन जब हमने कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, हमने इसका वैल्यू दिखाया 600, यानी हमने ऑलरेडी इसको 100 एक्सेस दिखाया, क्योंकि हम कॉन्सो बनाते समय फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं। हमने इसको एक्स्ट्रा 100 एक्सेस दिखाया, यानी हमने इसको ऑलरेडी 100 से रिवैल्यू किया हुआ है। दैट मीन्स कैरिंग अमाउंट के हिसाब से इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 500 का दिख रहा है, और कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 600 का दिख रहा है। ये मुझे समझ में आया। अब क्या हुआ, 31 मार्च 2003 को मान लेते इन्होंने क्या किया कि बिक गया, ये बिक चुका कैलकुलेटर। हम ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये 650 में बिका। कितना में बिका, ये 650 में बिका। तो कैरिंग अमाउंट यानी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस में देखें तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये 500 में रिकॉर्ड हुआ था, डेट इज पुराना वाला कैरिंग अमाउंट पे। और आज अगर ये 650 में बिका, अगर कितना में बिका, अगर 650 में बिका तो यानी 150 का प्रॉफिट हुआ आपका, किसमें, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 150 का प्रॉफिट हुआ। एग्रीड, 150 का प्रॉफिट हुआ। कैसे, पहले 500 का दिख रहा था, हमने एज्यूम किया कि 650 में बिका, तो इसलिए 150 का प्रॉफिट हुआ इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन आप सोचो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से 31 मार्च को इसका क्या वैल्यू था, 2002 में क्या वैल्यू था इसका, 600 था। हमने तो रिवैल्यूड फिगर दिखाया था। और अगर 650 में बिकता है तो CFS के हिसाब से इसका प्रॉफिट कितना है, 50 का प्रॉफिट है। और हम प्रिपेयर क्या करें, हम तो CFS से प्रिपेयर करें, यानी हमारे हिसाब से तो प्रॉफिट कितने का, 50 का है, पर इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट कितने का दिखाया हुआ है, 150 का दिखाया हुआ है ना। यानी ये कह सकते हैं कि 100 का प्रॉफिट एक्सेस दिखाया हुआ है, किसमें, IFS में, जो कि हमने तो पिछले साल ही दिखा दिया 100 का प्रॉफिट। यानी 100 का प्रॉफिट हमने पिछले साल ही दिखा दिया, जो ये आज दिखा रहे, जो कि गलत है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कौन सा, एक तो 15 का एडजस्टमेंट करेंगे, वो बिल्डिंग वाला जो कि 300 पहले दिखाया हुआ था, अभी 285 दिखा रहा है, 15 का एडजस्टमेंट करेंगे। दूसरा, हमने 100 का पहले ही प्रॉफिट दिखा दिया रिवैल्यूड फिगर में, और इन्होंने तो इस साल कैरिंग अमाउंट में दिखाया, वो इंक्लूड करते हुए, तो वो तो इस साल आना नहीं चाहिए, इसलिए वो 100 भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ओवरऑल हम दोनों का मिला के कह सकते हैं, एक तो 15 रिड्यूस होगा और दूसरा 100, ये दोनों रिड्यूस होंगे। यानी अल्टीमेटली 115 जो है ना, ये रिड्यूस होगा आपका। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले हमने 300 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाया हुआ था पिछले वाले बैलेंस शीट में 31 मार्च 2002 में, और इस साल हम 285 दिखा रहे हैं, यानी 15 का गैप आया, है ना। फिर इन्वेंट्री पहले हमने 100 का फेयर वैल्यू दिखाया था, और इस साल तो नील का दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पर कितने का गैप है, 100 का गैप है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 115 हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं समझा दूँ सारा चीज़। तो यहाँ पर 115 का हमें पता चला कि डिफरेंस आ रहा है। ये 115 का जो डिफरेंस है, ये आपका इस साल का लॉस है, जो इस साल आपको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी दिखाया हुआ है ना। तो ये हम इस साल नहीं दिखाएंगे। एक तो एमोटाइजेशन का 15, दूसरा 100 इन्वेंट्री का। अब ये जो 115 का एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट ऑफ ₹115 टूवर्ड्स PP amortization एंड सोल्ड ऑफ इन्वेंट्री, है ना, ये दिखाएंगे। अब 115 का एडजस्टमेंट करेंगे तो 115 का 75% तो पेरेंट के बुक्स में एडजस्टमेंट होगा। 115 का 75% कितना, 86.25 माइनस हो जाएगा। और इधर NCI में कितना एडजस्टमेंट होगा, इंटू 25%, 115 इंटू 25% कितना हो गया, 28.75 का आपका एडजस्टमेंट हो गया यहाँ पर आपका। ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज करके देखेंगे, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए हमें। देखते हैं अभी 314.5 था माइनस 86.25, 228.25, ये तो मुझे निकालना था 228.25। क्या यही हमने दिखाया था, यस। मैंने आपको पहले बताया था ना, पहले तो बहुत सिंपल वे में मैंने बता दिया 228.25 जो कि पोस्ट प्रॉफिट है। यहाँ पर देखो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड वे में हमने समझ के किया, पर मेरा काम है समझाना, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ का बात करें तो 137.5 का प्रॉफिट में बंटवारा हुआ, 137.5 का प्रॉफिट में बंटवारा हुआ, माइनस 28.75 का एडजस्टमेंट है, यानी 108
0.75 का इनका एडजस्टमेंट है, और पहले से इनका 1175 का था, प्रीवियस एनसीआई इनका था ना 31 मार्च 2002 में, इनका एनसीआई इतने ही का था। तो यानी हम कह सकते हैं टोटल एनसीआई कितना हो जाएगा, 1175 प्लस 108.75, यानी 1275 1283.75। क्या ये हमारा एनसीआई था? आप देख सकते हो, यस यही हमारा एनसीआई था 1283.75। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा समझाया आपको पोस्ट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग के हिसाब से किस तरीके से हम एनसीआई को निकालते हैं, ये मैंने आपको समझाया। दैट इज ऑल टुगेदर मैंने ये क्वेश्चन भी पूरा 100% अच्छे से कंप्लीट किया, आपको समझाया। मैं काम करता हूँ इसका एक एग्जाम ओरिएंटेड भी सॉल्यूशन में कराऊंगा आपको, लेकिन इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जो हो चुका है। जिसको इंटरेस्टेड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा वापस से सेपरेटली, एंड अगर मैंने कर दिया होगा आप लोग जब देखोगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, वहाँ से आप इसको भी रेफर करके आप ये वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने अभी के वीडियो में हमने क्या क्या क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 5 हमने कवर कर लिया है टेस्ट योर नॉलेज में से। आई होप आपको समझ आया है, आपको पसंद है, एंड प्लीज़ अगर आपको समझ आया है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलना।